नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, ये है एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 10। दोस्तों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे एलआईसी के वर्किंग ऑपरेशन पर और कुछ एचआर और बिहेवियरल क्वेश्चन पर। इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, एलआईसी एएओ अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलआईसी इंटरव्यू की, तो आपको सबसे पहले ये स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर देखनी है। इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे आप इफ़ेक्टिवली एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट अपने पास सेव कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ आएँगी एलआईसी इंटरव्यू से रिलेटेड, वो इसी प्लेलिस्ट में आएँगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं, बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको पैनल के सामने इंश्योरेंस टर्म एक्सप्लेन करने हैं। तो इन शॉर्ट्स को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप जब इंटरव्यू में जाएँगे, तो आपको एक अलग ही एज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री वी ऑफन यूज टू टर्म्स इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। Many people use them interchangeably, but there is a distinct difference. Can you clearly differentiate between the two and support your answer with a suitable example? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंश्योरेंस और अश्योरेंस दोनों रिस्क मैनेजमेंट टूल होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस इवेंट की सर्टेनिटी का होता है। सर, इंश्योरेंस उन इवेंट को कवर करता है जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब रिस्क अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जांपल सर, फायर हो सकती है या नहीं हो सकती, कार एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे अनसर्टेन रिस्क को हम इंश्योरेंस के थ्रू कवर करते हैं। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस इसी कैटेगरी में आते हैं। सर, अश्योरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। अश्योरेंस उन इवेंट को कवर करता है जो डेफिनेटली होंगे, बस उनका एग्जैक्ट टाइम अनसर्टेन होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है डेथ। हर इंसान की डेथ एक ना एक दिन ज़रूर होगी, लेकिन कब होगी ये अनसर्टेन है। इसीलिए टेक्निकली लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ अश्योरेंस भी कहा जाता है, क्योंकि क्लेम सूनर या लेटर अश्योर्ड होता ही है। सर, एक सिंपल वे में अगर याद रखें, इंश्योरेंस का मतलब है इफ़ इट हैपन्स और अश्योरेंस का मतलब है व्हेन इट हैपन्स। और सर, अगर एलआईसी के कंटेक्स्ट में देखें, तो होल लाइफ प्लान और एंडाउमेंट प्लान अश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए क्लासिक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें बेनिफिट आइदर डेथ पर या मैच्योरिटी पर गारंटेड होता है। इसी डिस्टिंक्शन की वजह से आईआरडीआई भी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस को अलग-अलग रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एडवर्स सिलेक्शन इज इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हाउ डज एलआईसी प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एडवर्स सिलेक्शन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है। सिंपल वर्ड में बोलें तो जब हाई रिस्क इंडिविजुअल हेल्दी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा इंश्योरेंस खरीदने लगते हैं, उस सिचुएशन को एडवर्स सिलेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी पता है उसको सीरियस इलनेस है, तो वो जल्दी से हाई सम अश्योर्ड का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की कोशिश करेगा, लेकिन जो हेल्दी पर्सन है उसको उतनी अर्जेंसी फील नहीं होती। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंश्योर के पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिस्की लाइफ्स कवर हो जाती हैं, जिससे फ्यूचर में क्लेम्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है। सर, इसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एलआईसी कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड यूज़ करता है। पहला सर, प्रपोजल फॉर्म के थ्रू डिटेल्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जिससे एप्लीकेंट की रिस्क प्रोफाइल समझ आती है। सेकंड, हायर सम अश्योर्ड पॉलिसी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है ताकि हेल्थ कंडीशन प्रॉपर्ली वेरीफाई हो सके। थर्ड सर, अगर किसी एप्लीकेंट का रिस्क थोड़ा हाई लगता है, तो एलआईसी एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करता है, जिससे एडिशनल रिस्क कंपनसेट होता है। फोर्थ सर, कुछ पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड भी अप्लाई होता है, जिससे इमीडिएट क्लेम रिस्क रिड्यूस होता है। और सर, आईआरडीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते वक्त सारे मटेरियल फैक्ट ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड की जाती है, तो इंश्योर को क्लेम रिजेक्ट करने का राइट भी होता है। ओवरऑल सर, स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग प्रोसेस और ऑनेस्ट डिस्क्लोजर दोनों मिलकर एलआईसी को एडवर्स सिलेक्शन रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट इज
परसिस्टेंसी रेशियो एंड व्हाई डज इट मैटर सो मच फॉर एलआईसी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, परसिस्टेंसी रेशियो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो बताता है कितने पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और टाइम पर प्रीमियम पे करते रहते हैं। सर, आईआरडीआई इस रेशियो को डिफरेंट टाइम पीरियड पर मेजर करता है: 13 मंथ, 25th मंथ, 37 मंथ, 49 मंथ और 61st मंथ आफ्टर द पॉलिसी इशू। सर, अगर सिंपल एग्जांपल से समझें, मान लीजिए एलआईसी ने आज 100 पॉलिसी सेल की। अगर 13th मंथ पर 77 पॉलिसी होल्डर अभी भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो परसिस्टेंसी रेशियो 77% माना जाएगा। सर, एलआईसी के लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो अराउंड 76 से 78% के आसपास है और 61st मंथ परसिस्टेंस रेशियो अराउंड 61 से 62% है ऑन अ प्रीमियम बेसिस। सर, एलआईसी के लिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली इसके 3 रीज़न है। पहला सर, ये स्टडी प्रीमियम इनकम इंश्योर करता है। जब पॉलिसी एक्टिव रहती है और प्रीमियम रेगुलरली आते हैं तो एलआईसी पॉलिसी होल्डर के फ्यूचर कमिटमेंट को कंफर्टेबली मीट कर सकता है। सेकंड सर, ये पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन देता है। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए तो उनका लाइफ कवर खत्म हो जाता है। हाई परसिस्टेंसी रेशियो इंश्योर करता है कि लोग अपनी प्रोटेक्शन कंटिन्यू रखें। थर्ड सर, लो परसिस्टेंसी रेशियो एक वार्निंग सिग्नल होता है। ये इंडिकेट करता है कि शायद मिस सेलिंग हुई है या आफ्टर सेल सर्विस वीक है, जो एलआईसी जैसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए सर, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए जो करोड़ों इंडियंस को सर्व करता है, परसिस्टेंसी रेशियो हाई रखना सिर्फ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन एलआईसीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एलआईसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 4 टायर सिस्टम पर बेस्ड है, जिससे पूरे इंडिया में ऑपरेशन इफिशिएंटली मैनेज किए जा सकते हैं। सबसे टॉप लेवल पर सेंट्रल ऑफिस होता है जो मुंबई में लोकेटेड है। इसको चेयरमैन हेड करते हैं और उनको मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं। यहीं पर कंपनी के मेजर डिसीजन जैसे पॉलिसी मैटर, इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल ऑपरेशन डिसाइड किए जाते हैं। उसके नीचे जोनल ऑफिसेज आते हैं। करंटली एलआईसी के 8 जोनल ऑफिसेज हैं जो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल और पटना में लोकेटेड हैं। हर जोन को एक जोनल मैनेजर लीड करता है जो अपने जोन के ऑपरेशन को सुपरवाइज करता है। इसके बाद डिविजनल ऑफिसेज आते हैं। एलआईसी के अराउंड 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं जो अपने रेस्पेक्टिव जोन के अंडर रीजनल ऑपरेशन को मैनेज और कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। इंडिया भर में 2048 से भी ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं। यही वो एक्चुअल सर्विसेज पॉइंट होते हैं जहां पॉलिसीज इशू होती हैं, प्रीमियम कलेक्ट होते हैं और क्लेम प्रोसेस किए जाते हैं। इसके अलावा सर, एलआईसी के सैटेलाइट ऑफिसेज भी होते हैं जिनका पर्पस छोटे टाउन और रूरल एरियाज तक इंश्योरेंस सर्विस पहुंचाना होता है। ओवरऑल सर, ये 4 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि टॉप लेवल पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाएं और ग्राउंड लेवल पर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो, जिससे एलआईसी पूरे देश के कस्टमर को इफेक्टिवली सर्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट सरेंडर वैल्यू इज एंड व्हाई अर्ली सरेंडर शुड बी डिस्करेज्ड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो एलआईसी पॉलिसी होल्डर को पे करता है जब पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले क्लोज कर देते हैं। सर, आईआरडीआई रेगुलेशन जो 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सरेंडर वैल्यू मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहली सर, गारंटेड सरेंडर वैल्यू। ये तब अवेलेबल होती है जब पॉलिसी होल्डर कम से कम 1 साल का प्रीमियम पे कर चुका हो। सेकंड सर, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। ये जनरली 2 साल के बाद अवेलेबल होती है और यूजुअली गारंटेड सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट होता है। प्रैक्टिकली पॉलिसी होल्डर को जो पेमेंट मिलता है वो अक्सर स्पेशल सरेंडर वैल्यू के बेसिस पर होता है। और सर, एलआईसी पॉलिसी होल्डर को गारंटेड और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में जो भी हायर होता है वही अमाउंट पे किया जाता है। अब सर, सवाल है अर्ली सरेंडर को डिस्करेज क्यों किया जाता है? सबसे पहला रीज़न है पॉलिसी होल्डर का लाइफ कवर तुरंत खत्म हो जाता है। इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन होता है और सरेंडर करने से ये प्रोटेक्शन एंड हो जाता है। सेकंड सर, जो अमाउंट मिलता है वो टोटल प्रीमियम से काफ़ी कम होता है। पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। थर्ड सर, जितने भी एक्यूट बोनसेस होते हैं
वो भी लूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, अगर किसी ने 2 साल तक प्रीमियम पे किया हो, तो सरेंडर करने पर कभी-कभी सिर्फ़ अराउंड 30% ऑफ टोटल प्रीमियम ही सरेंडर वैल्यू के फॉर्म में मिलता है। इसलिए सर, अगर मैं एएओ के रोल में रहूँगा, तो मैं पॉलिसी होल्डर को डायरेक्टली सरेंडर करने की जगह बेटर अल्टरनेटिव सजेस्ट करूँगा, जैसे पॉलिसी लोन, पेड अप ऑप्शन या पॉलिसी रिवाइवल। ये ऑप्शन पॉलिसी होल्डर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं compared to early surrender. Next question है, as an AAO, you will often face situation involving claim dispute, policy grievances or tight audit deadline, sometime all at once. So tell us, how do you handle pressure situation at work? Can you walk us through your approach? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रेशर हर रेस्पॉन्सिबल जॉब का नेचुरल पार्ट होता है। मैं इसे पैनिक होने का रीज़न नहीं मानता, बल्कि बेटर परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। मेरा अप्रोच सिंपल और स्ट्रक्चर्ड होगा। पहला सर, मैं पॉज करके प्रायोरिटीज़ क्लियर करूँगा। मैं देख लेता हूँ कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा थोड़ा वेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर एक पॉलिसी होल्डर का क्लेम पेंडिंग है और साथ में ग्रीवियंसेस भी ओपन है, तो मैं पहले क्लेम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लिंक होता है। सेकंड सर, मैं अर्ली कम्युनिकेशन पर फोकस करूँगा। अगर मुझे लगता है कोई डेडलाइन टाइट हो सकती है, तो मैं अपने सीनियर को एडवांस में इन्फॉर्म कर देता हूँ, लास्ट मोमेंट पर नहीं। इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और गाइडेंस भी मिल जाती है। थर्ड सर, मैं सॉल्यूशन फोकस्ड रहने की कोशिश करूँगा। मैं खुद से सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अभी नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है, और उस पर एक्शन लेता हूँ। सर, मैंने अपने एकेडमिक और ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान इसी अप्रोच को प्रैक्टिस किया है। मुझे लगता है जब प्रेशर को कामनेस और क्लियरिटी के साथ हैंडल किया जाता है, तो वो एक ऑफिसर को और ज़्यादा रिलायबल और रेस्पॉन्सिबल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव मेनी कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर दिस पोजीशन, सो टेल अस व्हाट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ डू यू ब्रिंग टू द टेबल दैट मेक यू सुटेबल फॉर द रोल ऑफ एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन एलआईसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी 3 की स्ट्रेंथ हैं जो डायरेक्टली एलआईसी एएओ रोल के साथ मैच करती हैं। पहली सर, एनालिटिकल स्किल। इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क को समझना और सही डिसीजन लेना। मुझे डेटा को ध्यान से एनालाइज करना, उस बेसिस पर लॉजिक डिसीजन लेना पसंद है। ये स्किल अंडरराइटिंग और पॉलिसी रिलेटेड वर्क में काफ़ी यूजफुल होती है। सेकंड सर, कम्युनिकेशन स्किल। एएओ को डेली बेसिस पर पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट और इंटरनल टीम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और एलआईसी की सर्विस का फाउंडेशन भी ट्रस्ट ही है। थर्ड सर, इंटीग्रिटी। एलआईसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक मनी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हैंडल करती है। इसलिए ऑनेस्टी और एथिकल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा सही काम करने पर बिलीव करता हूँ, चाहे सुपरविजन हो या ना हो। सर, इन स्ट्रेंथ के अलावा मैंने एलआईसी के प्रोडक्ट, आईआरडीआई गाइडलाइन और लाइफ इंश्योरेंस का रोल फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी अच्छी तरह स्टडी किया है। और सर, मेरे लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कैरियर अपॉर्चुनिटी है। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ एलआईसी और पॉलिसी होल्डर की सर्विस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द डेथ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय एलआईसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जब किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लेम इंटीमेशन। इसमें नॉमिनी एलआईसी को इन्फॉर्म करता है, या तो ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। उसके बाद सर, नॉमिनी को कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, क्लेमेंट्स स्टेटमेंट और आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद एलआईसी क्लेम की नेचर चेक करता है। अगर पॉलिसी स्टार्ट होने के 3 साल के बाद डेथ होती है, तो उसे नॉन अर्ली क्लेम कहा जाता है। इस केस में प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल और फास्ट होता है। लेकिन अगर डेथ पॉलिसी के फर्स्ट ईयर के अंदर होती है, तो उसे अर्ली क्लेम कहा जाता है। ऐसे केस में एलआईसी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ताकि क्लेम जेन्युइन वेरीफाई हो सके। सर, आईआरडीआई के करंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो क्लेम इन्वेस्टिगेशन के बिना सेटल हो सकते हैं, उन्हें 15 डेज के अंदर सेटल करना होता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो, तो क्लेम 45 डेज के अंदर सेटलमेंट करना होता है। अगर किसी रीजन से एलआईसी को डिले होता है, तो कंपनी को बैंक रेट प्लस 2% ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। फाइनली सर, जब क्लेम अप्रूव होता है, तो क्लेम अमाउंट डायरेक्टली नॉमिनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और सर, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडिया में सबसे हाई रेशियो में से एक है, जो ये शो करता है एलआईसी
पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट और ट्रस्ट को बहुत सीरियसली प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस पॉलिसी कैरी सर्टेन टैक्स एडवांटेज फॉर पॉलिसी होल्डर। कैन यू एक्सप्लेन द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C, 80D एंड 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देती बल्कि इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मेनली 80C, सेक्शन 80D और सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के थ्रू। पहला सर, सेक्शन 80C। इस सेक्शन के अंडर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर तक डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन इंडिविजुअल अपने सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए ली गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम पर क्लेम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि प्रीमियम सम अश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी फुल टैक्स बेनिफिट अवेल होता है। सेकंड सर, सेक्शन 80D। यह सेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। इसके अंडर 25,000 तक रिडक्शन क्लेम किया जा सकता है फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर एडिशनल 50,000 रिडक्शन मिलता है। इस तरह कुछ केसेस में टोटल डिडक्शन 75,000 या 1 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। थर्ड सर, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। इस सेक्शन के अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी प्रोसीड और डेथ क्लेम जनरली टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन बजट 2023 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुई पॉलिसी का टोटल एनुअल प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड करता है तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। हाउएवर सर, डेथ क्लेम प्रोसीड हर सिचुएशन में कंप्लीटली टैक्स फ्री रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक ट्रिपल टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है और मैच्योरिटी या क्लेम अमाउंट लार्जली टैक्स फ्री रिसीव होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज एन AAO इफ यू नोटिस दैट एन इंश्योरेंस एजेंट इज बिहेविंग अनएथिकली, व्हाट विल यू डू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एज अ LIC AAO मेरी सबसे इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और LIC की रेपुटेशन को मेंटेन करना। अगर मुझे किसी एजेंट का अनएथिकल बिहेवियर नोटिस होता है, जैसे मिस सेलिंग करना, पॉलिसी की इंपॉर्टेंट टर्म को हाइड करना या कस्टमर के सिग्नेचर फॉर्ज करना, तो मैं इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली हैंडल करूंगा। इसमें पहला स्टेप होगा, मैंने जो भी इंसिडेंट ऑब्जर्व किया है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करूंगा। मैं फैक्ट्स को नोट करूंगा और अगर पॉसिबल हो तो सपोर्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट करूंगा ताकि मैटर क्लियर हो। सेकंड सर, मैं इस इशू को इमीडिएटली अपने सीनियर ऑफिसर को प्रॉपर इंटरनल चैनल के थ्रू रिपोर्ट करूंगा। LIC में डिसिप्लिन और कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है। थर्ड सर, मैं इंश्योरेंस करूंगा कि अफेक्टेड पॉलिसी होल्डर को प्रॉपर सपोर्ट मिले। अगर उन्हें कोई लॉस या कंफ्यूजन हुआ है तो उनकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में हेल्प की जाए। इसके अलावा सर, IRDA रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई एजेंट मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या परमानेंटली कैंसिल भी किया जा सकता है। सर, मेरा मानना है कि एक एजेंट की गलत एक्शन से LIC पर करोड़ों पॉलिसी होल्डर का ट्रस्ट अफेक्ट हो सकता है और LIC पिछले 60 ईयर से ज़्यादा टाइम से पब्लिक ट्रस्ट का सिंबल रहा है। इसलिए सर, मेरी अप्रोच सिंपल रहेगी, ऑब्जर्व क्लियरली, रिपोर्ट रेस्पॉन्सिबली और पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी क्वेरी या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं LIC AAO इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।